जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन की श्रृंखला का ये सेकंड पार्ट है और आप देखिए कि यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? चंदन बाला रास के रचयिता हैं। तो यहाँ पे देखिए चंदन बाला रास के रचयिता आस्कू हैं, कभी आस्कू का नाम आता है। तो यहाँ पे आस्कू जो हैं वो रचयिता, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है जीवदया रस, जीवदया रास। जो हम आदिकाल का समय उसमें कई प्रकार के ग्रंथ के बारे में जिक्र करते हैं, जैसे आप उस समय सिद्ध साहित्य भी पढ़ते हैं, नाट्य साहित्य भी पढ़ते हैं, रासो पढ़ते हैं, रास साहित्य पढ़ते हैं। तो उसी में से ये जो है चंदन बाला रास के जो रचयिता हैं कवि आस्कू हैं और इन्हीं के द्वारा जीवदया रास ये रचा गया है। इनके अलावा देखिए नेमिनाथ रास, रेवंतगिरी रास, रावकाचार, स्थूलीभद्र रास, ये सभी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है कि नेमिनाथ रास जो है रचनाकार है मुनि समतगढ़ी, यानी रचना का नाम है नेमिनाथ रास। जैसे हमने देखा चंदन बाला रास, तो चंदन बाला रास किसने लिखा? कभी आस्कू ने लिखा है और भी रचना लिखे हैं तो जीवदया रास लिखे हैं, लेकिन मुनि सुमतगढ़ी ने नेमिनाथ रास लिखा है। विजयसेन सूरी ने, विजय ने रेवंत और देवसेन श्रावकाचार, जिन धर्मसूरी स्थूलीभद्र रास। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो चंदबरदाई का आप पृथ्वीराज रासो पढ़े होंगे जरूर, और उसमें आपने देखा कि सबसे बड़ी बात है कि 68 छंदों का प्रयोग किया गया इस रचना में। ऐसे में ये जो चंदबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया मुख्यतः एक कवित्त में लिखा गया है, कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दोहा, कवित्त, छप्पे, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि, लेकिन मुख्यतः आप देखिए कवित्त में लिखा गया है। और चंदबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ भी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य कहा है। तो यानी शुक्ल जी ने मोहर लगा दिया है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंद, कवित्त छंद का मैक्सिमम प्रयोग किया गया है। चंदबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। शुक्ल ने चंदबरदाई को हिंदी का पहला कवि और पृथ्वीराज रासो को जो है पहला महाकाव्य माना है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो विद्यापति का हम ग्रंथ जो है अवहट्ट में, मैथिली में, संस्कृत में, तीनों ही पार्ट में देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन करा कि मैथिली में आपने कौन सा देखा है? तो मैथिली अनडाउटली कह सकते हैं कि विद्यापति का पदावली जो है, विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ है और ये कौन से संप्रदाय से हैं? शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत अवहट्ट मैथिली भाषा में रचनाएं की। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट्ट की तथा गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा संस्कृत की रचनाएं हैं। पौमचरियो में किसका वर्णन है? पौमचरियो, देखिए पौमचरियो जो है वो बेसिकली राम जी का वर्णन करता है और पौमचरियो के लेखक कौन है? स्वयंभू कवि। तो क्वेश्चन क्या है? पौमचरियो के लेखक कौन है? स्वयंभू। पौमचरियो में किसके बारे में बात की गई है? राम जी का वर्णन किया गया है और इसी को पौमचरियो को पद्मचरित या जैन रामायण भी कहा जाता है। तो कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं? पौमचरियो के रचनाकार स्वयंभू, इसमें वर्णन किसका है? राम जी का वर्णन। इसको पद्मचरित या जैन रामायण भी कहते हैं। इसकी भाषा कैसी है? तो अपभ्रंश है। इसमें क्या है? 5 कांड है, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। तो विद्या कहाँ पे मिलेगा? अयोध्या में। विद्या अयोध्या में मिलेगा। सुंदर, उत्तर, युद्ध, ये 5 प्रकार के कांड है पौमचरियो में। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार, देखिए राम कथा का वर्णन ही है लेकिन ये जैन धर्म के अनुसार राम जी को वर्णित किया गया है। अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियाँ किस भाषा में है? तो अमीर खुसरो को हम खड़ी बोली के लिए जानते हैं ना, तो अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियाँ जो है खड़ी बोली में है। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। यामुनुद्दीन, अभी देखा था हम लोगों ने, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि भी कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ईश्वरी प्रसाद या अमीर खुसरो को किसने महाकवि कहा है, या कवियों में भी राजकुमार? तो देखिए कवियों में भी राजकुमार हैं, महाकवि हैं, ये बात ईश्वरी प्रसाद ने कहा है अमीर खुसरो के बारे में। और विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो विद्वानों ने 100 संख्या बताई है। बाकी हम लोग खाली बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सूखने, गजल आदि प्रमुख जानते हैं। डिंगल भाषा का अर्थ क्या होता है? आप 2 चीज़ सुनते होंगे, या तो पिंगल या तो डिंगल। यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये जो डिंगल है और पिंगल है, पिंगल बोलिए तो ऐसे कि ये पिंगल पिघल गया। पिघल कैसे गया?
पिंगल में आप देखिए कि प्रेम की बातें हैं, प्रेम से संबंधित, तो वो ब्रज भाषा के ज़्यादा करीब है। और जो डिंगल है, वैसे तो ये साहित्यिक राजस्थानी दो ही एक पश्चिमी डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, और इसका अधिकार जो है जो चारण कवि होते थे, दरबारी कवि, उनके द्वारा गायन होता था। और डिंगल शैली में वीर रस की जो है ओज की बातें की जाती थी। लेकिन जब हम पिंगल की बात करते हैं ना, तो पिंगल जो है एक तरीके से ब्रज भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पे ये समझना है, डिंगल और पिंगल दोनों ही साहित्यिक राजस्थानी के दो प्रकार हैं, परंतु डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, और इसमें ज़्यादातर वीर रस की बातें होती थी, है ना, और वीर रस की रचनाएं होती थी। और जो पिंगल शैली थी ये ब्रजभाषा से रिलेटेड थी, और ब्रजभाषा थी तो वीरता की जगह पे यहाँ श्रृंगारिकता की बातें होती थी, श्रृंगारिक रचनाएं जो है रची जाती थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। अमीर खुसरो का जन्म जो है, खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था एटा यूपी के पटियाली नामक कस्बे में। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, दो सूखने, पहेलियाँ और मुकरियाँ। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है, तो अभी हम लोगों ने रास ग्रंथों में कई ग्रंथों को याद किया था। यहाँ पे पूछ रहा हमीर रासों के रचनाकार शुक्ल जी के अनुसार कौन है, तो शुक्ल जी ने हमीर रासों का रचनाकार सारंगधर कवि सारंगधर को माना है। शुक्ल ने 14वीं सदी के ग्रंथ प्राकृत पेंगलम जिसके रचनाकार कौन है, देखिए 14वीं सदी का जो ग्रंथ है प्राकृत पेंगलम जिसके रचनाकार है लक्ष्मीधर, उसके कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासों ग्रंथ की कल्पना की। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। तो अलग अलग लोगों के अलग मत है। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता माना है, और बाकी सारंगधर को बताया शुक्ल ने हमीर रासों का रचनाकार। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है, मैथिली भाषा में। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की है, संस्कृत में भी, अवहट में भी, मैथिली में भी। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। जन्म विद्यापति का देखें तो 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में इनकी पदावली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर भी बताया है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, हिंदी के लिए, देखिए अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं दो सूखने, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ। कीर्तिलता की भाषा क्या है, हम रचनाएं पढ़ते कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। तो आपने क्या कभी सोचा कि कीर्तिलता किस भाषा में लिखा गया है, तो जो कीर्तिलता की भाषा है वो मिश्रित अभ्रंश या अवहट है। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत राजा जो कीर्ति सिंह उनकी वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी थे। अब राजदरबारी कवि थे तो स्वाभाविक सी बात है उनका चित्रण तो करेंगे ही। बालचंद विद्या वही भाषा दुन्ने ही लग गई दुज्जन हास, विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है, बालचंद विद्या वही भाषा। तो आदिकाल में आप देखिए विद्यापति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उपयुक्त पंक्ति विद्यापति की कीर्तिलता ग्रंथ से है, जिसमें अगर देखें उन्होंने अवहट में रचना की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। कीर्तिलता की रचना को भृंग भृंगी संवाद की बात की है। निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है, पुरुष परीक्षा, खालिक बारी, दो सूखने, पहेलियाँ तथा मुकरियाँ। पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है, जबकि पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने, खालिक बारी ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। लेकिन अलग क्या है, पुरुष परीक्षा जो कि संस्कृत में लिखा गया है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, खड़ी बोली के आदि कवि। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है, रैदास, कबीर, नानक, विद्यापति। तो इसमें देखिए रैदास हैं, कबीर हैं, नानक हैं, ये सब निर्गुण श्रृंखला से, निर्गुण धारा से संबंधित है। लेकिन अगर आप देखिए विद्यापति के बारे में तो विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव तथा खेलन कवि की थी। ये भी पूछा जाता है किसको मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, खेलन कवि को उपाधियाँ प्राप्त हैं। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम है। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ये देखिए यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ है। अभी भी देखिए यूपीएचएससी का एग्ज़ाम देखिए कब कंडक्ट कराया जाता है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि
यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया है, ढोला मारू रात दुहा में ढोला के पिता का नाम, तो कुछ ज़्यादा ही अंदर से क्वेश्चन है। ढोला के पिता का नाम क्या था? ढोला के पिता का नाम राजा नल। और ढोला मारू रात दुहा जो है 11वीं सदी में रचित कवि जो है कल्लोल, तो कवि कल्लोल के द्वारा ढोला मारू रात दुहा लिखा गया। ढोला के पिता का नाम राजा नल है। इसमें राजकुमार ढोला राजकुमारी मारू जो है तथा राजकुमारी मारवड़ी की प्रेम कथा। तो यहाँ पे देखिए ढोला, राजकुमारी मारू, राजकुमारी मारवड़ी, इनकी प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है, मूलतः दोहे में रचित है। मूलतः दोहे में रचित है। अभी हमने कहा था कवित्व छंद सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपको चंद्रबरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो में दिखता है। यहाँ पे ये मूलतः दोहे में रचा गया है और जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं सदी में कुछ चौपाइयाँ भी जोड़ दी हैं और राजस्थान में मूलतः बहुत ही लोक प्रचलित है। तो ये आपके लिए अगर देखें तो आरपीएससी का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, ये मान्यता किसी विद्वान की है। कौन मानता है कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जो हैं वो मानते हैं गोरखनाथ का समय जो है वो 11वीं सदी है। ये मान्यता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की है। मिश्र बंधु ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी माना है। तो मिश्र बंधु ने हिंदी का पहला गद्य लेखक भी इन्हीं को माना है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखवाणी का संपादन जो है 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया है। कितने? 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ मसेन नाथ के शिष्य भी थे। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये कथन किसका है? यानी नाथपंथ तो आया तो सही बात है, सिद्ध के विरोध में ही आया था, उसी परंपरा से ही छटकर निकला है, लेकिन ये बात किसने कहा कि वहीं से निकला हुआ है? तो ये नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, वो कथन शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हर एक हिंदी के विद्यार्थी को जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है कि जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथ कौन है? नागार्जुन है, जड़ भरत है, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो जो है, एक हमने कहा था डिंगल होता है, पिंगल होता है। पिंगल जो ब्रज भाषा से जुड़ा रखता हो, तो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो है। शेष विकल्प गलत है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में हुआ था। तो अभी हमने डिंगल और पिंगल की बात की थी कि राजस्थान में ही अगर आप जाएंगे तो जो पूर्वी वाला इलाका है, जो पश्चिमी इलाका है, वहाँ पे डिंगल है, और जो आपको पूर्वी दिखेगा वहाँ पे पिंगल है। और ये जो रचयिता इसका जो क्षेत्र है पृथ्वीराज रासो का, देखिए ये आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, और आरपीएससी का भी एग्ज़ाम मान के चलिए सितंबर अक्टूबर में। तो ये आरपीएससी में भी जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं वो भी देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आने की संभावना है, क्योंकि ये जो है पूर्वी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया है। पिंगल पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, और इसका अधिकतर साहित्य किसने? भाट जात के कवियों द्वारा लिखित है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट्टी ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात था। तो डॉक्टर चटर्जी क्या कहते हैं? उनके अनुसार अवहट्टी ही जो है ये राजस्थान में पिंगल नाम से जो है विख्यात थी। तोसी तोरी ने राजस्थान के पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया है। किसने? तोसी तोरी ने राजस्थान की जो पूर्वी भाग है उसकी भाषा को पिंगल नाम दिया। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो आदिकालीन हिंदी जो साहित्य है आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। क्या उपयुक्त नहीं है? संयोगात्मक की ओर झुकाव, ये उपयुक्त नहीं है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में संयोगात्मकता की ओर झुकाव जो है उपयुक्त कथन नहीं सही है। शेष विकल्पों के अन्य कथन सही है। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 से 1100 के आसपास है, अपभ्रंश के बहुत निकट। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। एक चीज़ ये देखने वाली बात है
कि आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः, जो आदिकाल का हिंदी है उसमें मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी, पर कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर होता था, अ आ इ ई उ ऊ ए ओ, यानी अपभ्रंश में मुख्यतः कितने 8 स्वर थे। ये 8 स्वर मूल स्वर ही थे। आदिकालीन हिंदी में जो है 2 नए स्वर ए और औ जुड़ गए, तो यहाँ पे अपभ्रंश में 8 ही थे और मूलतः हिंदी में देखिए ए औ जुड़ गया जो संयुक्त स्वर थे, तथा इनका उच्चारण भी ए औ जैसा था। न र ला सा व्यंजन संस्कृत पाली प्राकृत तथा अपभ्रंश में दंत ध्वनि द्वारा था। आदिकाल में वर्ष हो गए नेह मेह लह, पहले संयुक्त व्यंजन अब वे क्रमशः ही हो गए। तो जब भी हम व्याकरण के बारे में बात करेंगे, व्याकरण भी हमारे यूनिट में है, तो फिर हम इन सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे उस समय। कमान बांध छूटे ही अपार लागत लोह सारी धार घमासान धनसाप वीर सेत घनसोत स्रोत बहुत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। उक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो तो एक राजनीतिक महाकाव्य है। जो पृथ्वीराज रासो है एक तरीके से एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी है। किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने, कि जो पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी है। यहाँ पे आप देखिए कैमासबद्ध, पृथ्वीराज रासो को एक महत्वपूर्ण सर के रूप में देखा जाता है। कैमासबद्ध को पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्व किया, यानी पूर्ण किया इस ग्रंथ को, और चंद्रबरदाई को छप्पे चंद का विशेषज्ञ मानते ही हैं। और शुक्ल ने लिखा है, हिंदी के पहले महाकवि है, उनका जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो हिंदी का पहला महाकाव्य भी है। यह कहानी 16वीं सदी के बाद की लिखी हुई और रासो में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विशेष में यह कथन किसने कहा है? यह कहानी 16वीं सदी के बाद की लिखी गई है और रासो में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के बारे में किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, आरपीएससी में आया हुआ है कि यह कहानी 16वीं सदी के बाद की लिखी हुई है और रासो में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृश्य साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचार, उपन्यास, ललित नवनकारी ये सभी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिरमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में भी जाना जाता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं सूर साहित्य, यानी कौन कौन सी आलोचनात्मक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है? 1930 में इन्होंने लिखा सूर साहित्य, भूमिका 1940 में, कबीर एक इनकी बहुत ही अच्छी रचना है, कबीर 1941 में आई थी। तो सूर साहित्य 30 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में, कबीर 41 में, आदिकाल 52 में, सहज साधना 63 में, ललित योजना 65 में, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 70 में। पद्मावती समय जो रासो का 20वां समय सर्ग है में चंद्रबरदाई ने, जो पद्मावती समय है जो वो रासो का 20वां समय या सर्ग है जो चंद्रबरदाई ने, जिसमें श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स एवं भयानक रसों का वर्णन किया है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में 69 समय या सर्ग है। 68 प्रकार के छंद 69 समय है। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो तिब्बत के जो 84 सिद्ध हैं उनकी परंपरा लुइपा से आरंभ हुई। लुइपा बहुत ही प्रसिद्ध है 84 सिद्धों में। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो आदिकाल का जो अंतिम चरण उसके सुप्रसिद्ध कवि हैं और वास्तविक नाम अबुल हसन था, या निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या भी 100 बताई गई है, जिनमें खालिकवारी, पहलिया, मुकरिया, 2 सूखने, गजल। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार कहा है। स्वयंभू 8वीं सदी अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इनके ग्रंथ पौम चरियो, रेठेड़मी चरियो, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। पुष्पदंत 10वीं सदी को अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। इनके 3 ग्रंथ हैं, महापुराण, रविकुमार चरियो, जसह चरियो। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य के अगर पहले महाकाव्य की बात करें तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने 18वीं सदी में की है। रामकुमार वर्मा ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वोत्तम काव्य कहा गया। चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकवि, छप्पे छंदों की बहुलता देखने को मिलती है।
और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को पहला माना है। सुमेलित करिए कि गोरखनाथ और उनका युग नाथ संप्रदाय हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय सिद्ध साहित्य है। ये कौन सा कथन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए गोरखनाथ और उनका युग हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, तो गोरखनाथ और उनका युग जो है रांगीय राघव, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और सिद्ध जो है वो धर्मवीर भारती के द्वारा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, तो भरत मुनि ने दूसरी तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। तो भरत मुनि ने किसको कहा है? दूसरी तीसरी शताब्दी ने जो अपभ्रंश है वो उसको देश भाषा कहा है, लेकिन विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित जो बोलचाल की भाषा उसको देश भाषा कहा है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जन्म वाला क्वेश्चन आता है। वैसे जो रटने वाला फैक्ट है जन्म वगैरह तो बहुत ही कम याद हो पाता है, लेकिन थोड़ी भी अगर हिंट रहे, जैसे चंद बरदाई पहले आए कि जगनीक अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो का मान लीजिए याद कर लिए 1253 से 1325। अच्छा, अमीर खुसरो में ये भी है कि जो अंक आगे पीछे बस अंक हुए हैं 1253 के बजाय 1325 हो गए हैं। श्रीधर 14वीं सदी, जगनीक 1173 में, चंद बरदाई का समय 1168 से 1192। तो चंद बरदाई का भी ध्यान रखना है, 1168 से 1192, और खुसरो का 1253 से 1325। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो भविष्यत कहा जो है धनपाल ने रचा है। भविष्यत कहा लौकिक चरित काव्य जो है यही है, जबकि योगसार परमात्म प्रकाश के लेखक जोइंदू हैं और पाउड़ दोहा के लेखक हैं राम सिंह। लेकिन इसने कहा लौकिक कौन सा है ना, तो लौकिक भविष्यत का जो धनपाल ने लिखा है। बाकी योगसार परमात्म प्रकाश जोइंदू के द्वारा और पाउड़ दोहा राम सिंह के द्वारा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक तो गोरखनाथ हैं। नाथ संप्रदाय के आराध्य भी शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक जो है मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्र को मानते हैं। समझने वाली बात यह है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पे गोरखनाथ, कुछ लोग मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ भी मानते हैं। नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्राम में इनके नाम भी दिए गए हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार के बारे में बात करें तो महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है। इसके रचनाकार पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, डय कुमारचर्यु, जसचर्यु। 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहते हैं। महापुराण में 63 महापुरुषों के बारे में उनके जीवन चरित्र को वर्णित किया गया है। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन से हैं? तो सिद्धों एवं नाथों में अगर देखेंगे सबसे पुराने मच्छिंद्रनाथ हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रवर्तक मच्छिंद्रनाथ थे। सरापा को हिंदी का पहला कवि माना गया, जिनकी रचना दोहा कोश है। कंडपा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। विशलदेव रासू की नायिका का नाम क्या है? राजमती। विशलदेव रासू की नायिका राजमती है। विशलदेव रासू जो 1155 में रचा गया एक रासो साहित्य है। इस पे कई बार प्रश्न आए हैं। आप ऊपर देखिए क्रमशः NVS, TGT, UPPSC, नेट में और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में, तो बहुत बार ये कहानी विशलदेव रासो से संबंधित। तो इसकी नायिका होती है राजमती और विशलदेव खुद राजा होते हैं। तो इनके द्वारा 1155 में ये रासो साहित्य आया था। 4 खंडों में वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान रूप से है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु की बात की जाए तो 12 मासा विशलदेव रासो में दिखती है। वीर काव्य परंपरा के तहत ये ग्रंथ है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो देखिए आदिकाल में जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ वो भी, उसमें भी रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ क्या हैं? इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण मिलता है। युद्ध का सजीव वर्णन तो सही है। शौर्य और विलासिता के बारे में, श्रृंगार और वीर रस। लेकिन इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम वगैरह आप यहाँ पे नहीं देखते हैं। राष्ट्र प्रेम आप आज़ादी के आसपास, या एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतेंदु काल से शुरू होते होते द्विवेदी राष्ट्र प्रेम थोड़ा पकड़ लिया था धारा। तो
इस साहित्य में राष्ट्रप्रेम का सुंदर चित्रण, ये चीज़ गलत है। बाकी युद्धों का सजीव वर्णन, शौर्य और विलासिता, श्रृंगार, अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए प्रेम कहानियों की रचना करना, तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी व्यंद गरजे, बाजत अनहद तूर। तो ये जो रचना के बारे में ये जो पंक्तियाँ उद्धृत है, ये गोरखनाथ का है। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरे बिंद गरजे, बाजत अनहद तूर। अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले गोरखनाथ के द्वारा। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था है ही नहीं। शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में? तो भाषा की कसौटी पे उन्होंने किसको झाड़ा है? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है? तो जो कड़वक शैली है, पाउड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्बू स्वामी चरियु, पौम चरियु, महापुराण में कड़वक शैली, तो हमने देखा था जो चरियु राम जी के ग्रंथ के बारे में है, तो जम्बू स्वामी चरियु, पौम चरियु, महापुराण में ये सब कड़वक शैली में हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। तो सिद्धों की सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरापा को ही माना जाता है। इन्होंने सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी इनको जाना जाता है, जिनमें सिद्धों में सबसे पुराने हैं सराहपाद। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? सबसे ज़्यादा निकट किसके हैं? तो आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूखी कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा चौपाई दोहा छंद में चंदायन नामक कृति की रचना की 1379 ईस्वी में। मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा। चंद बरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की कीर्ति कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका, अब्दुल रहमान की कृति संदेश रासक है जो कि पहला धर्मितर राजग्रंथ है, तथा अमीर खुसरो की कृतियों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें प्रमुख खालिक बारी, दो सूखने, मुकरियाँ, गजल हैं। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? तो वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासो में अगर देखें तो वीर और श्रृंगार रस प्रधान है। कुल 68 छंदों का प्रयोग है। चंद बरदाई छप्पे छंद के विशेषज्ञ। राहुल सांकृत्या ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? और ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है कि राहुल सांकृत्या ने हिंदी को पहला कवि किसने माना है, मतलब किसको पहला कवि माना है? तो सराहपाद को। हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्या ने सराहपाद को माना है, और सराहपाद को ही हम क्या कहते हैं? राहुल भद्र भी कहते हैं। और इनका ग्रंथ क्या है? दोहा कोश है। शुक्ल ने चंद बरदाई को पहला वहाँ कवि, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को। देखिए यहाँ भी अलग अलग, पहले कवि अलग, पहले रचनाकार का नाम अलग, ये आपको याद करना पड़ेगा कि हिंदी के पहले कवि को सांकृत्याय ने सराहपाद को माना और सराहपाद ने दोहा कोश लिखा। सराहपाद को राहुल भद्र कहते हैं। फिर पता चला रामकुमार वर्मा ने जो स्वयंभू को पहला हिंदी माना है। फिर पता चला शिवसिंगर ने तो हिंदी का पहला कवि पुष्यदंत को माना है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? सिद्धों की जो वाणियाँ हैं उनको हिंदी काव्य की धारा के नाम से किसने संकलित किया? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है कि सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित जो बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार का दोहा संग्रहित है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कंडपा के दोहे भी संकलित हैं। आदिकाल के कवि सराहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? कबीर में। कबीर कहीं ना कहीं उनके छाँव में पले बड़े, तो वो चीज़ कबीर जी में दिखता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय की यह कथन इनमें से किसका है? तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनमें देशों की बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं जिसने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उसके बारे में अगर बात करें तो रामकुमार वर्मा ने ही कहा है कि तभी जो है रूपरेखा तैयार हुई है। नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं?
नागरिक पिछाड़ी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले कर्नल टार्न है। प्रामाणिक अप्रामाणिक अर्धप्रामाणिक में जो धड़ा था वो बढ़ गया था, जिसमें आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल तो पूर्णतः अप्रामाणिक वाले ही हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम हैं, तो राम श्याम शंकर भी हैं, रामचंद्र शुक्ल भी हैं, कविराज श्यामल भी हैं, शंकर भी हैं, भुल्लर भी हैं, मुरारी दीन भी हैं। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी तो आधा अर्ध प्रमाणिक कहते हैं, दशरथ ओझा अर्ध प्रमाणिक कहते हैं, सुनीति चटर्जी अर्ध प्रमाणिक करती है, मुनिजन विजय भी आधे की बात करते हैं। लेकिन पूरी तरह अप्रामाणिक मानने वाले में शुक्ल हैं, श्यामल दास हैं, गौरी शंकर हैं, उल्लर हैं, मुरारी दीन हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से जैन साहित्य का काव्य है। इसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना। रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के तहत दिया है। शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि रचना पृथ्वीराज रासो की हिंदी का पहला महाकाव्य। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? राउल बेल शिलांकित रचना है। इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की है। रचना 10वीं 11वीं शताब्दी की गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा कोसों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो समानता अनुष्ठान के समय ही गाए जाते हैं। तो दोहा कोस और चर्या गीतों की जो भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आदिकाल साहित्य से संबंधित यह कथन सही नहीं है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। दोहा एक छंद है। चर्या पद एक प्रकार का गीत होता है जो कि अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोसों के साथ साथ चर्या पद की भी रचना की है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से देखना है। प्रबंध चिंतामणि, पाउड़, दोहा, नेमिनाथ, चरियो, भविष्यत का किसने कौन सा लिखा है, रचना कौन सा रचा है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रबंध चिंतामणि को मेरुतुंग ने, पाउड़ दोहा राम सिंह, नेमिनाथ हरिभद्र सूरी, भविष्यत का धनपाल, नेमिनाथ चौपाई विनयचंद्र सूरी। जसहर चरियो के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ महापुराण, राय कुमार चरियो, 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन यहाँ पे है। बाकी स्वयंभू पवन चरियो, धनपाल, भविष्यत का, अब्दुल रहमान, संदेश रासक। दब सहाय पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ कौन सी है? देवसेन। दब सहाय पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन ने की है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन है। नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्वसार, आसगु, चंदन बाला रास, शालिभद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास, जैन धर्म सूरी, अस्तुल्य बहादुर रास। तो यहाँ पे हमने ये सेशन में आपको 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य में आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं और आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। आपके लिए ये सेशन कितना हेल्पफुल रह रहा है आप ज़रूर इससे अवगत कराएं। बाकी हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, आप अपने जो सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार उनको देखते चले। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।